सबसे पहले क्या हुआ है जी, पीटीआई के साथ बल्ले का निशान चला गया। अच्छा, वैसे एक पब्लिक ऐसे भी है जो ये कहती नजर आ रही है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, वो पीटीआई के हक में चले गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक प्रोसेस से ये पीटीआई को प्रॉपर आउट करने के लिए ये प्रॉपर एक ग्राउंड तैयार की गई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि उनका ये गिला, ये उनका चीखो पुकार जो है, ये किस हद तक दुरुस्त या किस हद तक आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक है, उसके ऊपर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। राइट। पहली बात तो ये है कि अदालती जंग मेरिट्स पर हारने के बाद अब पीटीआई ने दोबारा वही वतीरा इख्तियार किया है कि प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है और सिंगल आउट किया हुआ है उन्होंने काजी फाइज ईसा को। जिस किस्म की गुफ्तगू उनके हवाले से हो रही है वो पीटीआई के माइंडसेट को और उनकी एक रवायत को यानी का इजहार है वो कि कोई ऐसा गलीज़ लफ्ज़ या गलीज़ एक्सप्रेशन नहीं है जो इस वक्त इस मुल्क के चीफ जस्टिस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है जी? चलिए जनाब, ये तो हमने मान लिया, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके पास चीफ जस्टिस ने पूछा कि जनाब आपने जो इलेक्शन कराए हैं आप कोई एक सबूत उसका दे दें, हम आपकी बात मान लेते हैं और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो उसको बरकरार रखते हैं। आप हमें बताइए, कोई वीडियो आपके पास हो के इलेक्शन हो रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा सबूत हो जिससे ये पता चले कि आपने पार्टी के इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, आपने फीसें तो ली होंगी ना उनसे, हर इलेक्शन लड़ने वाले ने फीस जमा करानी होती है, तो वो आपने बैंकों में जमा कराई होंगी, करोड़ों में है ना वो पैसे भी। तो किसी एक बात का खोसा साहब के पास जवाब नहीं था। हाँ। जब मेरिट पर पूछे गए सवालों का जवाब ना हो तो सिर्फ रियायती नंबर नहीं दिए जा सकते, वो दौर अब गुजर गया। ठीक है जी। दूसरी बात, काजी फाइज ईसा साहब ने जो ही हल्फ उठाया था तो दो बातें उन्होंने एलानिया कह दी थी। एक तो ये कि आज के बाद फैसले मेरिट्स पर और कानून और आइन के मुताबिक होंगे। दूसरी बात उन्होंने और इससे भी ज्यादा अहम कही थी, और वो ये कि जहां कहीं चीफ अपने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में तसाद आएगा तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। यस, ये दो बातें कैटेगोरिकली वो कह चुके थे। राइट। तीसरी बात जो उनके हक में जाती है वो ये कि अगर उन्होंने साबका चीफ जस्टिस की तरफ से सहूलतकारी करनी होती किसी भी जमात की जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पर, तो वो फिर इसकी लाइव टीवी कवरेज नहीं करवाते, वो चैम्बर में बैठ के फैसला करते, वो अपनी मर्जी के सहाफ़ी साथ बिठा के एक प्रेस रिलीज जारी करवा देते। ये सारा काम उन्होंने नहीं किया, ना वो ये करने जा रहे हैं। मैं आउटराइटली उनके दिफा में इसलिए हूँ, और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कि अगर बात खुलेआम खुले बंदों सारी दुनिया देख रही है, सिर्फ यहाँ मॉनिटर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया मॉनिटर हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि पीटीआई के अलावा कहीं और से भी आपने ये बातें सुनी हो जो कही जा रही हैं, उनका तज़किरा यहाँ बहुत ज़रूरी है, वो हम कर देते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इतनी बड़ी पार्टी को इलेक्टरल प्रोसेस से निकाल के बाहर नहीं फेंक देना चाहिए था। अगर आप इसको देखें इमोशनल ग्राउंड्स पर तो ये जवाब ठीक है, लेकिन जरा इसकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। नून लीग भी तो यही करती है, पीपल्स पार्टी भी तो यही करती है। उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आइन है उनके, वो उनको वो करने की इजाजत देते हैं। आपने अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में अपने मंशूर के मुताबिक इतना मुबहम बना दिया है उसका पार्टी का इलेक्शन, जिसकी आप सजा भुगत रहे हैं। वो जिस तरह से आए हैं उनके पार्टी के मैनिफेस्टो उसी तरह से इजाजत देते हैं उनको। राइट। आपने अपने इलेक्शन प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट कर दिया कि वो मुमकिन ही नहीं है कि उसकी तरह से आप नॉमिनेट होके आ जाएं। एक बात, सॉरी। दूसरी बात, देखिए, किसी नई पार्टी का तश्कील पाना, वजूद में आना, ये सियासत के लिए एक अच्छा शगुन होता है। जैसे पीटीआई आई जैसे पीटीआई, और पीटीआई का जो सियासत में आना था या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पर जो उसका सरफेस करना था, दैट वाज ए गुड ओमन। हाँ। लेकिन मुश्किल ये है कि उन्होंने कोई भी काम जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के वजूद के आने के बाद ज़रूरी होता है, खुद से नहीं किया। अब आप कहेंगे तो मैं खुलखुला के कह दूंगा कि इब्तिदा से ये काम उनके फौजी सहूलतकार कर रहे थे। हाँ। चाहे वो जनरल बाजवा थे, चाहे वो जनरल फैज हमीद थे, चाहे इससे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे या जनरल पाशा थे, सब कुछ किया। लिहाजा उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन के क्या पड़ता है। यही जिक्र तो हामिद खान की स्टेटमेंट में है। करेक्ट, वो हम वहाँ आते हैं बाद में। तो एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो मुझे उन जर्नलिस्टों की अकल का भी मातम करने को दिल चाह रहा है जो काजी फाइज ईसा को अपने चीफ जस्टिस साकिब निसार, खोसा साहब
गुलजार साहब या बंदयाल साहब उनसे से मिला कंपेयर रहे कर हैं, रहे हैं, हाँ। जो उनके साथ मिला रहे हैं, उन्होंने तो एक हाइब्रिड रजीम को की सहूलतकारी की और एक तवील अरसे तक की, जिसका अब इकरार भी कर रहे हैं लोग। हाँ। ठीक है, तो उनके साथ इसको मिलाना जो है, अगर आप किसी वजह से बोल रहे हैं, आपको कोई ख़ास हदायत हासिल है, तो वो अलग बात है। राइट। लेकिन असूली तौर पर क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पानामा में 482 अफराद के नाम हो और एहतसाब सिर्फ एक आदमी का हो। हाँ। ठीक है, उसमें महात्मा खान साहब की भी एक ऑफशोर कंपनी का जिक्र था ना, किसी ने पूछा उनसे, तो ये काम काजी फाजिल ईसा साहब नहीं कर रहे हैं। हाँ। और वो by the book चल ना रहे ही हैं। इफ एनीबॉडी नोज हिम वेल, ना ही मैं समझता हूँ कि वो कर सकते हैं। सर मैं चाहूंगी कि आप जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि लंदन एग्रीमेंट का जिक्र हो रहा है, उस पर भी कुछ रोशनी डालें। देखिए, बात यह है कि लंदन एग्रीमेंट का थीसिस भी बहुत देर पहले, इस सारा कुछ होने से बहुत पहले डोनाल्ड लू ने मेरी हुकूमत गिराई, बिल्कुल। जी कि वो वहाँ प्लान हो रहा है, वहाँ वो लंदन प्लान को भी कह तो सकते हैं, लेकिन साबित करने के लिए उनके पास कोई दलील या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बिल्कुल इसी तरह कह सकता हूँ कि जी जो इनके साथ हुआ था वो यानी बर्लिन प्लान का हिस्सा था। ओके, बट आई हैव टू प्रूव इट। यू हैव टू प्रूव इट, यस। ठीक है, उसका कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। और चूंकि महात्मा खान ने कह दिया है, लिहाजा डाउन द लाइन एवरीबॉडी हैज टू बिलीव इन दैट रिलीजियसली। यही खराबी है जिसने इस नौबत को पहुंचाया है इनको। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखें, इमरान खान साहब का जो आप कह रही हैं कि उन्होंने आज प्रेस सहाफियों से कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि देखें जी, मरियम नवाज ने भी मर्सिडीज ली थी जी, वो नवाज शरीफ ने भी ली, और नवाज शरीफ ने भी ली, और ने भी ली, और उसने आसिफ जरदारी साहब ने भी ली। तोशा खाना का जिक्र। पहली बात तो ये है कि उनका हिसाब तो अलग हो रहा है ना, मुकदमा उनके ऊपर भी चल रहा है जी। तोशा खाना रेफरेंस आप पहले अपना जवाब दें, और वो जैसे कहते हैं ना कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। अगर उन्होंने किया था तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन या कोई कानूनी हक नहीं मिल गया आपको कि आप, और फिर आपने वो कुछ किया जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लिए होंगे और मुमकिन है गैर कानूनी तौर पर लिए हों, लेकिन उन्होंने बेचे नहीं है, क्योंकि तोहफों के बेचने की रवायत पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में, हमारी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में, इस्लाम के कॉन्सेप्ट में कहीं मौजूद नहीं है। मॉरली तो बहुत गलत है। मॉरली ये बहुत ज़्यादा वो है। दूसरी बात यह है कि लंदन प्लान के बारे में मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूँ कि ये ज़ेब दास्तान के लिए तो दुरुस्त है, लेकिन ये कि हकीकत का इससे दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है। तो खोसा साहब का जिक्र कर लें। अब खोसा साहब का बाद में आते हैं, थोड़ा सा केस का जिक्र कर लें। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं माना कि वो मेरिट्स पर और आइन के मुताबिक नहीं था। और दूसरी बात यह है कि यही वजह बनी क्योंकि वहाँ मेरिट्स को इस्तेमाल नहीं किया गया कि हमने इलेक्शन कमीशन की अपील जो है वो मंजूर कर दी है। इस सारे फैसले के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है, उसका इदराक मेरा ख्याल है अभी पीटीआई के डाउन द लाइन लोगों को तो नहीं, मगर खान साहब को जरूर होना चाहिए। नाउ द पार्टी इज इन द हैंड्स ऑफ टर्नकोट्स। टर्नकोट्स, यू वांट मी टू नेम देम? यस, व्हाट आर द टर्नकोट्स? आप शुरू हो जाइए जनाब। शेर अफजल टर्नकोट, शेर अफजल मरवत जी, मरवत साहब टर्नकोट, बाबर वान टर्नकोट। अच्छा जी, ये जो अली गौहर साहब जो अब पार्टी के चेयरमैन है, हाँ जी, वो अपनी गुफ्तगू में भी पीटीआई की बजाय पीपीपी कहते हैं। अभी आपने सुना होगा, पीपल्स पार्टी कह रहे थे कल बेचारे। तो इस किस्म के लोग, मैं पीछे जाएंगे आप तो और नाम आ जाएंगे इसमें। मुझे बताइए शाह महमूद कुरैशी कहाँ से आए थे, और बाकी बहुत सारे नाम। तो इस वक्त पार्टी जो है इज इन द हैंड ऑफ टर्नकोट्स, और अगर वो इलेक्ट हो गए तो वो एक मिनट नहीं लगाएंगे किसी भी ऐसी पार्टी के साथ शामिल होने में जो हुकूमत बनाने में आ रही है। ये होता है हाइब्रिड निज़ाम का सबसे बड़ा नुकसान, कि जब इसमें अपॉर्चुनिस्ट लोग आके कब्जा जमा लेते हैं और बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले भागते भी वही हैं। अब आप इस पर भी अगर कहेंगे तो इसकी लंबी चौड़ी तफसील है, आपको पता है बड़ी बड़ी पार्टियां बन गई हैं यहाँ से। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अब आ जाएं जनाब आप हज़रत साहब पे। लेकिन सर ये देखिए कि नुकसान क्या होगा पीटीआई को आइंदा आने वाले इलेक्शंस में। बल्ले का निशान चला गया तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 या 4 मेन फैक्टर्स क्या है किसी भी पार्टी से, नॉट स्पेसिफिकली पीटीआई, क्या ठीक कहा आपने। अगर बल्ले का निशान नहीं है तो आपके पास सबसे पहले तो ये है कि जो मखसूस नशिस्तों के लिए आप अपनी नॉमिनेशंस करते हैं वो हक गया आपके पास से। फिर इसी तरह से अकलीतें, इसी तरह से ख़वातीन की नशिस्तें, तो कुछ तकरीबन 2030 सीटें तो आपसे वैसे ही गई। 230 सीट्स मुख्तलिफ असम्बलीज और नेशनल असम्बली में, ये तो आपकी छिन गई। दूसरी बात यह कि यू हैव नो आइडेंटिटी। आपका हर उम्मीदवार आज़ाद है, और वो आज़ाद इलेक्ट होने के बाद इसलिए भी आज़ाद है कि वो जिस मर्जी पार्टी में चला जाए।
हाँ और आपको पता है हमारी सियासत की रवायत ये है कि वी ऑलवेज स्टैंड विद दोज हु आर इन पावर, हु आर गोइंग टू एज्यूम पावर। यस तो इसलिए बहुत नुकसान हुआ है। ये चिल्लाना या शोर गौगा जो है कि हमारा इस फैसले से बहुत नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। ये पीटीआई वाले सही कर, लेकिन सर उनको निशान जो मिले हैं वो भी तो ज्यादती है ना, बाल्टी, बेड, बिल्कुल हरी ठीक है, मिर्च, बिल्कुल ठीक है। बैंगन। अब दो बातें। हाँ पहली बात तो ये कि अगर आप मॉरली पूछें मुझसे या मुझे आप एक इंसान की हैसियत से पूछें तो इस फैसले के मैं ख़िलाफ़ अपनी राय दूंगा, इसलिए कि इस एक फैसले ने पार्टी की उखाड़ पछाड़ करके उसकी बुनियादें हिला दी हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर कंसिडरेट होते चीफ जस्टिस साहब तो, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो चीफ जस्टिस साहब पुकार के कह रहे हैं कि भाई कोई एक सबूत मुझे ला दें, कुछ तो दिखा दे। कुछ तो दिखा दे मुझे। आपको याद है ना कितनी बार का उनका हम आपको मौका देते हैं। हाँ फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात दोहराई कि आपको 2020 में कहा उन्होंने इलेक्शन करा लें, फिर आपको कहा 2022 में करा लें आप इलेक्शन, फिर आपने एक्सटेंशन मांगी और अब तक इलेक्शन नहीं कराए। फिर एक मौका इलेक्शन कमीशन ने दिया कि ओके 20 दिनों के अंदर अंदर इंतखाब करा के लाएं, लेकिन आपने अपने ही पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ जिस तरीके से वो बिला मुकाबला इंतखाब कराया उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। मुझे आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन और होता काहे के लिए है? इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इलेक्शंस, और अगर वो इलेक्शन को ही रेगुलेट नहीं कर सकती तो फिर क्या चने बेचने आए हैं वो?